तो अब हम लेक्चर्स में एक्सप्लेन करने वाले हैं रेस्पिरेटरी रेगुलेशन के बारे में। रेस्पिरेटरी रेट का रेगुलेशन के बारे में। रेस्पिरेटरी रेट के रेगुलेशन में ध्यान रखें, दो चीज आते हैं हमारे। एक तो रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में एक तो नेचुरल रेस्पिरेशन होता है जिसमें नर्व्स वगैरह भाग लेती है हमारे। एक होता है हमारा केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ, तरीके से CO2 लेवल हुआ, हमारे H+ आयन का लेवल हुआ, जो PO2 हुआ, वो हमें डिसाइड करते हैं कि हमारा सिंपल सी बात है, रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा या कम होगा या होगा ही नहीं। ये चीज़ ध्यान रखें। केमिकल रेस्पिरेशन वाला सीधे CO2 H+ और PO2 से है, और कोई ऐसा फैक्टर है नहीं केमिकल जो कि रेस्पिरेटरी को रेगुलेट करता हो। कीमो रिसेप्टर होते हैं, वो एक तरीके से इसको सेंस करते हैं और उसके आधार पर वो एक तरीके से सिग्नल भेजते हैं और उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। इसके बारे में बताऊंगा कि सिग्नल कैसे भेजेंगे। कीमो रिसेप्टर के बारे में बात की जाए तो वो दो प्रकार के कीमो रिसेप्टर होते हैं हमारे। एक तो होते हैं हमारे एक तरीके सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, और एक होते हैं हमारे पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर के बारे में बात करके चलूँ तो वो सिंपल सी बात है, हमारे मेन जो उन पे वो फैक्टर रहता है उनको प्रोवाइड करने वाला, वो स्टिमुलेशन करने वाला, वो रहता है हमारा एक तरीके से CO2। और CO2 क्यों रहता है, क्योंकि CO2 इतनी फ्री फॉल में पास हो जाता है आसानी से। और CO2 के बारे में बात करें चलें तो वो डायरेक्ट रेगुलेशन नहीं कर सकता, अपना केमिकल इफेक्ट नहीं दिखा सकता CO2। तो CO2 में से मैंने उसके बारे में चर्चा करी थी जब मैंने CO2 ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाया था, कि कार्बन मोनोऑक्साइड वो पानी के संग मिलकर कार्बोनिक एनहाइड्राइड बना देती है, मैं कार्बोनिक एसिड बना देती है कार्बोनिक एनहाइड्राइड की सहायता से, और बाद में वो बाइकार्बोनेट और H+ आयन में टूट जाते हैं। तो जो H+ आयन की कंसंट्रेशन होती है वो हकीकत में रेगुलेट करती है कि तरीके से कितनी कंसंट्रेशन या कितना ज़्यादा रेस्पिरेशन होता है उसका। यदि हम उसका कर्व ड्रॉ करें, मान के चलो मैं इससे ज़्यादा है कर्व ड्रॉ करने लग गए तो बहुत लंबा चला जाएगा मामला। यदि हम कर्व ड्रॉ करें तो ये ध्यान रखें कि CO2 का लेवल जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा वेंटिलेशन बढ़ेगा, क्योंकि इसका कारण है CO2 को आपको आउट करना है। दो काम रहते हैं रेस्पिरेशन के, तो O2 को अंदर लाना, CO2 को बाहर करना। तब इस CO2 को बाहर करना है, जैसे धीरे धीरे बाहर करें तो क्या होगा हमारा, सिंपल सी बात है, जब वो सिंपल सी बात है हमारे एसिड की जो रेंज है, हमारे सिंपल सी बात है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाली रेंज है, यानी सिंपल है पीएच की जो नॉर्मल रेंज होती है हमारी 7.3 से 7.4 के आसपास रहती है कुछ। तो उसमें यदि अंदर अंदर यदि काम कर रहा है, मान के चलो ये 7.45 तक हो जाती है तो उसके अंदर यदि वो काम कर रहा है तो वेंटिलेशन बढ़ेगा हमारे, सिंपल सी बात है किसके संग, हमारे PCO2 बढ़ने के संग। लेकिन क्या है कि PCO2 का लेवल बढ़ता है हमारे यहाँ शरीर में बहुत तेजी से, तो PCO2 लेवल बढ़ने के संग संग हमारे शरीर के अंदर जो है वो जो हमारा पीएच का लेवल है वो भी गिरता है। पीएच का लेवल क्यों गिरता है, क्योंकि वो एसिडिटी आने लग जाती है। और जैसे ही रेस्पिरेटरी जो वेंटिलेशन है वो एक तरीके से रेस्पिरेटरी वो मैंने जैसे PCO2 लेवल है वो इतनी रेस्पिरेटरी वेंटिलेशन के संग संग एक तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ही करते, मतलब सिंपल सी बात है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से है कि CO2 कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हुई। तो यदि वो एसिडोसिस आया वाले एक तरीके से एरिया में आ गया, जैसे मान के चले, तो क्या हुआ कि हमारी किडनी एक्टिवेट हो जाएगी। किडनी को हमारे रेस्पिरेशन से CO2 कितनी है PO2 कितनी है हमारे उससे कोई मतलब नहीं है 1% भी, लेकिन उसको मतलब है कि उसको एसिडोसिस नहीं होने देना है, उसको कंपनसेशन वाला काम करना है। तो यदि वो कंपनसेशन वाला काम करेगी तो सिंपल सी बात है PCO2 को एक तरीके से H+ आयन को तो वही निकालने लग जाएगी। तो सिंपल सी बात है PCO2 जो अपना इम्पैक्ट डाला था वो H+ आयन के रूप में डाल रहा था, एसिड डाल नहीं पा रहा था वो। तो सिंपल सी बात है जो H+ आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है वो जो किडनी में हमारी बाइकार्बोनेट आयन को ज़्यादा इरिटेट करने ले जाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि हमारा PCO2 का लेवल बढ़ेगा अभी, लेकिन चूंकि वो उतना ज़्यादा H+ आयन कन्वर्जन नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण क्या होगा हमारा एक तरीके से जो है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा, और PCO2 बढ़ने के बावजूद भी जो वेंटिलेशन है वो हमारा उतना ही रहेगा, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, या फिर ये मान के चले कम भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कम होने लग जाता है वेंटिलेशन हमारा एक निश्चित लेवल के बाद, तो फिर हमारा किडनी ने रोल जो है वो अपना लिया है और अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो ये तो बात हुई हमारे कीमो रिसेप्टर्स के बारे में, कि सिंपल सी बात है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स के बारे में। फिर मैं आता हूँ इस तरीके से पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स के बारे में। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स के बारे में बात कर चलूँ तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर हमारे दो रहते हैं।
एक रहता है हमारा कैरोटिड बॉडीज पे, जो कि हमारा मेन रहता है, जिसमें ज़्यादातर इस तरीके से कीमोरिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। और दूसरा होता है हमारा आयोटिक आर्च पे। कैरोटिड बॉडीज के बारे में बात करते हैं तो उससे जो नर्व सप्लाई जुड़ी रहती है वो रहती है हमारी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की। और जो आयोटिक आर्च से बात करें चलो, जो नर्व सप्लाई जुड़ी रहती है वो जुड़ी रहती है हमारी वेगस नर्व की। क्या समझिए और ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये सिंपल सी बात है, किससे आयोटिक आर्च जुड़ी है, कैरोटिड बॉडी देखिए जो कि सिंपल सी बाइफर्केशन ऑफ कैरोटिड आयोटा में जुड़ी रहती है। वो दोनों के दोनों सिंपल सी बात है, जो हमारा आर्टीरियल ब्लड है उसको ही सेंस करेगी। तो सिंपल सी बात है, आर्टीरियल PO2 को ही PO2 को ही सेंस करती है, हमारे वीनस को सेंस नहीं करती है। तो ये एक पॉइंट फैक्ट आ गया। दूसरा फैक्ट ये आ गया, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो आर्टीरियल ब्लड मैंने बताया था उसमें सिंपल सी बात है PCO2 की मात्रा भी तो होती है। PCO2 की कंसंट्रेशन 40 mm, PCO2 की जगह 40 mm और Hg तो PCO2 भी तो रहता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें जैसे उसमें तो बिल्कुल ही O2 का इफेक्ट ही नहीं आ रहा था जैसे सेंट्रल न्यूक्लियर रिसेप्टर में। इसमें दोनों का इफेक्ट देखने को मिलता है, PO2 का भी इफेक्ट देखने को मिलता है और PCO2 का मिलता है। प्रीडोमिनेटली हमें PO2 का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, आर्टीरियल ब्लड है। इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जब हम PO2 के और P का क्या कहते हैं वेंटिलेशन का हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या पता लगती है, तो हमें ये पता लगती है कि जब मैंने कंसंट्रेशन मैंने बताया था हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन और उसका जो कर्व मैंने बताया था कि एक निश्चित लेवल तक ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम भी हो जाए तो ऑक्सीजन की डिलीवरी में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आता है। ये मैंने बताया था कि 60 तक कम हो जाए तब भी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन जैसे वो उस लेवल को नीचे जाने लग जाएगी, मान के चले हमारा बहुत ही कम हो गया 40 के आसपास ही कंसंट्रेशन जाएगी CO2 से जब बढ़ी इस तरीके से, तो क्या होगा कि हमारा वेंटिलेशन तब एक तरीके बहुत तेजी से राइज करेगा हमारा वेंटिलेशन। और ये राइज करते करते इस तरीके से राइज करते ही चला जाएगा इस तरीके से, जो हमारे जो पैराबोला टाइप का सा कर्व है वो इस तरीके से बन जाएगा जिसमें वो राइज कर ही जा रहा है। क्योंकि सिंपल सी बात है, मान के चले हमारा रेस्पिरेशन थोड़ी सही है तो सिंपल सी बात है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारे क्योंकि वो हमारे PO2 की कंसंट्रेशन है वो कम होगा, क्योंकि कोई और ऐसा कंपनसेटरी मैकेनिज्म नहीं है जो कि PO2 से आगे हो। तो हमें ऑक्सीजन है वो हमें खाली खाली सांस से ही मिल सकती है और किसी चीज़ से हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती। हाँ, CO2 हम और जगह से या कुछ और CO2 को कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 कम वो कहते हैं बाइकार्बोनेट या H+ कन्वर्ट करके किडनी से निकाल सकते हैं, लेकिन O2 को पाने के लिए हमारे पास कोई और जुगाड़ है नहीं। ये चीज़ ध्यान रखना, इसका इम्पैक्ट आपको काफ़ी बाद में देखने को मिलेगा, 60 तक पहुँच जाएगा तब वो वेंटिलेशन हमको दिखेगा। CO2 का इम्पैक्ट आपको थोड़ा जल्दी देखने को मिल जाता है। तो आप जल्दी वाले केस में ध्यान करें तो CO2 ज़्यादा इस तरीके से इम्पैक्ट डालता है। और इधर लॉन्ग टर्म में देखें जैसे कि बहुत ज़्यादा इस तरीके से कम होगी कंसंट्रेशन, जैसे PCO2 अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तब उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, और PCO2 की कंसंट्रेशन बहुत कम हुई तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक तरीके से इसमें बात करते हैं PCO2 और PO2 हमारा एक तरीके से अलग अलग तरीके से इसको इफेक्ट डालते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये एक तरीके से ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है हमारे रिसेप्टर्स पे, क्योंकि 3 या 4 गुना एक बार में इंक्रीज हो रहा था, इसलिए ये इसकी एक्टिविटी होती है एक तरीके से या इससे एफिनिटी होती है वो एक तरीके से ज़्यादा रहती है नॉर्मल से, या सेंट्रल की तुलना में नॉर्मल ज़्यादा, नॉर्मल दूसरे नहीं है तो सेंट्रल से ज़्यादा रहती है। तो ये एक तरीके फैक्ट समझ सकते हैं। अंतर आपसे पूछ सकते हैं कि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर क्या होता है, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर में क्या अंतर है, ये आपसे एक क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, 1 या 2 नंबर क्वेश्चन के रूप में। कर्व आपसे बनवा सकता है चाहे तो कर्व में ध्यान रखना की कंसंट्रेशन नॉर्मल रखनी, ग्राफ आपको CO2 को पैराबोला बनाना है, उसमें आपको नॉर्मल जो बढ़ता हुआ कर्व उड़ाना और लास्ट में उसको नीचे कर देना, क्योंकि सिंपल सी बात है एक निश्चित लेवल के बाद CO2 का कंसंट्रेशन होता है, उसका बढ़ने का कोई इम्पैक्ट आता नहीं है। तो ये हो गई हमारे मेन फैक्ट्स की बात है। फिर हम आते हैं थोड़ा बहुत जो तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज की, हमने ये तो बात आते है कि हमने जो बात करी थी कि जो इम्पैक्ट है वो कैसे देता है, इस तरीके से सिंपल सी बात है वो उसका इम्पैक्ट भी आएगा। तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर की बात करें तो वो तो सीधे रेस्पिरेटरी सेंटर भी है, तो उसका तो कोई बात नहीं है, वो तो रेस्पिरेटरी सेंटर सीधे इम्पैक्ट डालेगा अपना। इसके बारे में बात करके चलें तो इसमें जो हमारे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर वाली सेल्स है वो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर है वो कैसे अपना इम्पैक्ट डालती है। तो जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर वाली सेल्स हैं उसके बारे में बात करें तो जैसे ही हमारा रेस्पिरेशन कम होने लग जाता है, रेस्पिरेशन को जो हमारी PCO2 PO2 कंसंट्रेशन कम होने लग जाती है, तो मैंने बताया था PO2 कंसंट्रेशन होती है वो वोल्टेज एड्रेस पोटेशियम चैनल को ओपन करने का काम करती है, क्योंकि मैंने उसमें के बारे में भी चर्चा करी थी क्या कहते हैं, जब मैंने जो प्राइमरी सर्कुलेशन में मैंने ब्लड सप्लाई बताई थी तब मैंने इसकी चर्चा करी थी।
तो अब इसमें बात करें चले तो जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है, PO2 की कंसंट्रेशन तो स्लोली वो पोटेशियम गेटेड जो चैनल होते हैं वो बंद होने लग जाते हैं। इससे कारण क्या होता है कि इस तरीके से जो हमारा कैल्शियम गेटेड चैनल होते हैं वो ओपन करने लग जाते हैं, और कैल्शियम गेटेड चैनल जब भी ओपन करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारा डोपामिन हुआ या और जो न्यूरोट्रांसमीटर हुए वो रिलीज करते हैं, जो कि क्या है एक तरीके से इम्पैक्ट डालता है जो मसल्स पे। जैसे इसमें सीधे जो ब्रेन पे जाएगा, ब्रेन में सेंटर था, इसमें सेंटर का कोई रोल नहीं रहता, वो सीधे सीधे मसल्स के जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको बढ़ा देते हैं ताकि मसल का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ सके, जो डायफ्राम वाला था। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये इसका जो हमारा PCO2 PO2 अंदर लेना एक इंस्पिरेटरी वाली प्रक्रिया है, तो मैंने बताया था, तो ये एक एक्टिव प्रक्रिया है जिसमें इंस्पिरेशन डायरेक्ट तेजी से बढ़ के जो सीधे सीधे मसल पे इम्पैक्ट डाल के सीधे इंस्पिरेशन को बढ़ा सकती है। उसमें एक्सपिरेशन ज़्यादा करना, लंबा करना वो ब्रेन पे डिपेंड करता है, क्योंकि मसल्स के में उस समय रिलैक्स ही कर रही होती है। तो इसलिए ये चीज़ समझ सकते हैं, PCO2 हमारे इम्पैक्ट ब्रेन किस पर डालेगा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, जिसमें ब्रेन के सेंटर होंगे हमारे, जिसके बारे में अगले चर्चा करूँगा जब मैं न्यूरोनल रेगुलेशन के बारे में बताऊँगा। और उसके अलावा जो PO2 है वो सिंपल है सीधे मसल्स पे इम्पैक्ट डालते हैं ताकि वो सीधे क्या वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को ज़्यादा बढ़ा के। तो एक तरीके से थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। मैं 2-4 ग्राफ में आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक तरीके से ये ग्राफ है, ये गाइटन में दे रखा है, और मैं किताब की पता नहीं, गाइटन में ये दे रखा है और इम्पोर्टेंट है। वो गाइटन के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। गाइटन एक, आप गाइडन नहीं भी पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ ग्राफ जरूर देखते रहे। गाइडन के लिए, अब ग्राफ के लिए आपको गाइडन ही फॉलो करनी है। तो ये एक ऐसा ग्राफ है जो हर हाल बच्चों को समझ में नहीं आता है, जिसमें मेन जो चीज़ आती है एक तरीके से जीरो कैसे हो जाए, एक तरीके से ये समझ में आती है। तो ये ग्राफ किस पर आधारित है, तो एक तो मैंने जैसे रूल से बना रखा है, जैसे किताब में देखेंगे, जैसे मैं चाहे तो किताब में से दिखा सकूँ। जैसे किताब में से देखेंगे तो उसमें जैसे रेड में दर्शा रखा था, इसको हरे में दर्शा रखा था। जैसे मैंने इसको पेंसिल से बना दिया, उसको मैंने बना दिया एक तरीके से पेन से। तो इसमें क्या होता है, एक तरीके से जो हमारे विभिन्न विभिन्न जो हमारे एक तरीके से क्या हुआ, एक तरीके से ये हमारी O2 कंसनट्रेशन आ गई कि 100 वाली कंसनट्रेशन, 60 वाली कंसनट्रेशन, 50 वाली और 40 वाली, जिसमें हमने पीएच कितना रखा, पीएच रखा हमने 7.3। जिसके बाद क्या हुआ, हमने जो PCO2 का लेवल था उसको गिराया, फिर हमने देखा कि क्या इम्पैक्ट आएगा। तो हमने जैसा देखा ये 60 या 100 होती है, तो जो कि एक तरीके से ऑप्टिमल कंसंट्रेशन है, एक तरीके से सिंपल सी बात है, किसके लिए, O2 के लिए। तो उसमें क्या होता है कि जब हम CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें वेंटिलेशन ही जीरो हो जाता है। वेंटिलेशन जीरो क्या होगा ये बताओ। तो इसका क्या उद्देश्य होता है, हमारा जो इस तरीके से जो रेस्पिरेशन चल रहा है, वेंटिलेशन चल रहा है, क्या उद्देश्य होता है। तो वेंटिलेशन जो चल रहा होता है उसका उद्देश्य ये होता है कि हमारे CO2 की कंसनट्रेशन को कम कराया जाए शरीर के अंदर, और O2 की कंसनट्रेशन को बढ़ाया जाए, ये चीज़ है। तब 60 या 100 देखे तो एक तरीके से ऑप्टिमम कंसनट्रेशन तो है, एक तरीके से हमारा इतना कम चला सकते हैं। तो मैंने देखा था कि मैंने बताया था ना 60 तक पे एक तरीके से जो पिक्चर में 60 तक गिर भी जाए तो जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का बफर है उसके कारण कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो इसलिए 60 के नीचे तो सिंपल सी बात है, जो हमारा रेस्पिरेशन है या वेंटिलेशन है उसमें तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, वेंटिलेशन हो नहीं हो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हमारे शरीर को। तो इसलिए सिंपल सी बात है, जब 60 तक हमारी कॉन्सेंट्रेशन पहुंच गई तो सिंपल सी बात है उसको वेंटिलेशन करने की जरूरत नहीं है, बाकी तो हीमोग्लोबिन ही संभाल लेगा अपना। तो इसलिए सिंपल सी बात है, उसके बाद क्या है, उन्होंने CO2 कंसनट्रेशन को बढ़ाया। तो CO2 की कंसनट्रेशन जैसे घटेगी तो सिंपल सी बात है वो हमारा शरीर चाह रहा है कि CO2 की कंसनट्रेशन घटे। तो CO2 की कंसनट्रेशन घट रही है तो जो वेंटिलेशन का जो काम था, इस तरीके से PCO2 की कंसनट्रेशन को 60 से ऊपर रखने का काम था, और CO2 की कंसनट्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने का काम था, वो तो उसमें हो ही रहा है ना। इसलिए जो एक तरीके जो इंपॉर्टेंस थी, एक तरीके जो वेंटिलेशन वगैरह वाले काम की जो इंपॉर्टेंस थी वो एक तरीके से खत्म हो गई। तो वेंटिलेशन वाले एक तरीके से काम इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, तो क्या बन गया, हमारा एपनिया आ गया। तो इसलिए एपनिया पॉइंट है ये ध्यान रखा। एपनिया का मतलब कभी भी ये नहीं होता, हमेशा ये नहीं होता कि एक तरीके से कोई डिजीज में आएगा, नॉर्मल कंडीशन में भी आ रखा है। ये तरीके से उसका फिजियोलॉजिकली जो उसका जो वेंटिलेशन जो हम कर रहे थे उसका उद्देश्य ही खत्म हो गया, कोई क्या कोई उद्देश्य ही नहीं बचा वेंटिलेशन करने का, तो इसलिए वो एपनिया अपने आप आ गया। अब एपनिया पॉइंट जो बात करके चले, ये हमेशा जो पीएच है उसके संग चेंज होता है ना, ये PCO2 कंसनट्रेशन पर डिपेंड करता है। क्योंकि सिंपल सी बात है 60 से ऊपर मान के चले तो वो ये 60 से ऊपर जितना भी कर ले, चाहे आप 100 कर लें, कितना भी कर लें, वो एपनिया पॉइंट है वो सेम ही रहेगा। 60 के नीचे तो एपनिया पॉइंट आएगा नहीं, क्योंकि उतना ही तो कंसंट्रेशन फिर रेस्पिरेशन चलता ही रहेगा। तो 60 के नीचे तो आएगा नहीं, और 60 के ऊपर चाहे कितना भी हमारा ये तेरे PO2 का कंसंट्रेशन हो, एपनिया पॉइंट फिक्स ही रहेगा। ये चीज़ आपको पता नहीं है, 60 के नीचे नहीं आएगा।
ऐसे इसमें देखिए 60 और 100 के बीच अपने यहाँ पॉइंट है फिक्स है, लेकिन जो इसमें अंतर आता है वो चेंज विद ओनली विद पीएच के दौरान को चेंज होता है। ये चीज़ इसके बारे में ध्यान रखना, चेंज ओनली विद पीएच, क्योंकि फिर सिंपल सी बात है पीएच, क्योंकि CO2 को जो बाहर निकालने का उद्देश्य था वो खाली ये नहीं था कि CO2 कंसंट्रेशन को, मेन का उद्देश्य था CO2 को बाहर निकालने का वो ये था कि जो हमारा जो पीएच है उसको यदि वो इस तरीके से कम हो जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम करना है, वो उसको नॉर्मलाइज करने का प्रयास करना था। सिंपल सी बात है PCO2 यदि मान के चलिए हमारा एसिडिक पीएच हो रखा है तो PCO2 यदि बाहर निकलता है तो इस तरीके से एसिडिक पीएच कम हो जाता है हमारा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कोलोसिस के साथ रेस्पिरेटरी एस्कोलोसिस एसिडोसिस के साथ देखें तो सिंपल सी बात है यदि पीएच है सिंपल सी बात है नॉर्मल रेंज में रहेगा तो सिंपल सी बात है उसके हिसाब से अलग होगा, और सिंपल सी बात है पीएच जो होगा वो कम होगा उसके हिसाब से अलग रहेगा। तो CO2 को जो बाहर निकालने का मेन उद्देश्य है वो इस तरीके से पीएच को बैलेंस करना है। तो यदि सिंपल सी बात है जो पीएच से यदि अलग अलग होगा हमारे शरीर का तो जो CO2 की रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम की इसको इतने लेवल तक कम रखना है उसकी, वो भी एक तरीके से बदल जाएगी। तो इसलिए जो उसका मेन इम्पैक्ट है वो ऑक्सीजन से नहीं आता, वो आता है हमारा पीएच। तो पीएच एक तरीके फैक्टर रह जाता है, वो इसमें मेन फैक्टर रहता है कि वो अपने पॉइंट को डिसाइड करता है। बाकी कि हमने कहीं भी इसके लिए पीएच का रोल पढ़ा नहीं है, H+ आयन का रोल पढ़ा नहीं, मेन इसमें आता है कि अपने पॉइंट को रेगुलेट करने का काम यही करता है। फिर लास्ट ग्राफ पे आए, लास्ट ग्राफ पे तो इसमें ये रोल रहता है कि इस तरीके से एक्सरसाइज विद वेंटिलेशन का ग्राफ है। तो एक्सरसाइज विद वेंटिलेशन में बारे में बात करके चलें तो सिंपल सी बात है जब पी जो वेंटिलेशन है वो बढ़ जाता है हमारा शुरुआत के केस में, जो कि PCO2 कम हो रही है, उसका क्या कारण होता है क्योंकि जो सेम मसल हमारे रेस्पिरेटरी मसल को सप्लाई कर रहे हैं वो इतनी एक्सरसाइज जो कर रहे हैं उस मसल को भी सप्लाई करती है, जिसके कारण क्या होता है एक तरीके से हमारा जो रेस्पिरेशन होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि रेस्पिरेशन बढ़ जाता है क्योंकि वो एक तरीके से सेम सेंटर है। उसके बाद बात करते चलें तो CO2 कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसी प्रकार हमारा वेंटिलेशन बढ़ता जाता है।